तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे और मज़े में होंगे। मेरा नाम है तनिष्का और आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। एक सेकेंड। खेल आयोजनों का प्रबंध। ठीक है, ये हमारे 12th क्लास का चैप्टर 1 खेल आयोजनों का प्रबंध। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी खेल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कौन कौन सी टीम हमें लगती है, किस किस टाइप्स के खेल होते हैं, है ना, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो ये हमारे टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे टॉपिक है संस्थानगत यानी कि इंट्रामुरल प्रतियोगिता। फिर आती है एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन, ठीक है। फिर आता है विशिष्ट खेल कार्यक्रम, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन और उसके बाद एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन वो क्या होते हैं, है ना, और विशिष्ट खेल क्या क्या होते हैं, विशिष्ट खेल कार्यक्रम क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट होता क्या है ना, हमें उसकी मीनिंग पता करनी है कि उसमें होता क्या क्या है, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या हमें करना होता है, ये सब। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कितने टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं। फिर नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। अब नॉकआउट टूर्नामेंट एक टाइप का टूर्नामेंट ही होता है, ठीक है, और हमें इसमें ये देखना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में होता क्या है, हम उसमें क्या क्या करते हैं, किस तरह से वो खेला जाता है, ये सब। उसके बाद लीग टूर्नामेंट, फिर फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे हमारे टॉपिक्स, है ना। अब आगे प्रबंध का मतलब। अब प्रबंध क्या होता है? प्रबंध मतलब किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब अच्छा चलो ठीक है, प्रबंध का मतलब अभी हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रबंध को एक संगठन के संचालन की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या क्या करने के रूप में? योजना बनाना, ठीक है, व्यवस्थित करना और नियंत्रण करना, है ना। इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कि प्रबंध हमारा क्या होता है? किसी भी चीज को नियोजित करना, ठीक है, उसके प्रति जितना भी काम है उन सबको निर्धारित करना और व्यवस्थित करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद ताकि लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। अब प्रबंध होता गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, ये सब, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मैरिज होती है या फिर कुछ भी होता है, तो हम उसकी पहले से प्लानिंग करके चलते हैं ना, कि लाइक ये काम ये करेगा, ये ऑर्गेनाइज ये करेंगे, है ना। जैसे केटरर्स होते हैं, केटरर्स का काम होता है कि वो फूड वगैरह ऑर्गेनाइज करें, और टेंट वाले होते हैं, उनका काम होता है कि वो सारी डेकोरेशंस वगैरह देखें, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से होता है, ठीक है, सफलतापूर्वक होता है, गलती होने के कम चांसेस होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रबंधन। फिर खेल से संबंधित हुए प्रबंधन को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं। खेल से संबंधित हुए प्रबंध को क्या कहते हैं हम? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हर किसी तरह के मैनेजमेंट को हम प्रबंधन को हम क्या क्या करवाते हैं? उसमें हम करवाते हैं, योजना बनाते हैं, व्यवस्थित रूप से करवाते हैं, एंड नियंत्रित होता है वो, उसकी प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। इससे हमारा काम जल्दी भी होता है, गलती होने के कम चांसेस भी होते हैं, और अगर यही प्रबंधन खेल के प्रबंधन में हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट एंड कंट्रोल शामिल है। क्या क्या शामिल है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट एंड कंट्रोल, ठीक है। प्लानिंग टीम की जो पहले से प्लान बना के रखेगी कि हमें कब वो टूर्नामेंट करना है या कब वो उस खेल का जो भी है वो करना है ना।
कौन क्या करेगा, किसका काम क्या होगा, ये हमारी प्लानिंग टीम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग टीम। अब भाई प्लानिंग टीम ने तो प्लानिंग कर दी, अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो कोई करेगा ना, तो वो ऑर्गेनाइजिंग टीम का काम होता है। फिर उसके बाद हमारी होती है अपॉइंट टीम, ठीक है। अपॉइंट टीम क्या करती है कि ना, जितने भी लोग अपॉइंट करने होते हैं, कोई मैनेजर हो गया, ठीक है, कोई रेफरी हो गया, ये सब इन सबको अपॉइंट करती है वो टीम, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंट्रोलिंग टीम, जो हर चीज पे कंट्रोल रखती है कि कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है ना, हर चीज पे उसका कंट्रोल रहता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल टीम। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन आप अच्छे से समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। खेल प्रबंधन के कार्य, फंक्शन, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके। सबसे पहला योजना, यानी कि प्लानिंग, है ना। फिर आयोजन, उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद आता है कर्मचारी, वर्कर्स, ठीक है, जो भी काम करेंगे वहां पे। फिर उसके बाद आता है संचालन करने वाला। संचालन करने वाला मतलब जैसे हमने अभी ऊपर देखा ना कि एक टीम होती है, वो देखती है कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वही। फिर आता है नियंत्रित। अब हर चीज नियंत्रण में है, हर काम ठीक हो रहा है ना, और कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, तो उन सब पे ध्यान रखते हैं हमारे नियंत्रण टीम, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए फंक्शंस, किसके, खेल प्रबंधन के। खेल प्रबंधन के कार्य यानी कि फंक्शंस, ठीक है, ये सब हमारे फंक्शंस है खेल प्रबंधन के। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। अब हम कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो बाहर कहीं भी हो, हम पहले प्लान तैयार करते हैं, रफ प्लान, ठीक है। जैसे हम घर भी बनवाते हैं तो पहले हमारे पास रफ प्लान होता है ना, लाइक हम यहाँ किचन बनवाएंगे, यहाँ हमारा बेडरूम होगा, ऐसे ऐसे हमारे प्लान्स होते हैं। तो सेम प्लानिंग हम पहले खेल में भी करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, खेलों में योजना बनाने का अर्थ है भविष्य के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना, ठीक है। क्या अर्थ है, भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करना। अब पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जिसमें हमारा पिछला अनुभव शामिल हो। निर्धारित लक्ष्य, हम प्लानिंग में जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें लक्ष्य बनाते हैं कि लाइक हमें ये काम करना है, तो उसको उससे हमें ये मिलेगा, है ना। किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो आप अपने दोस्तों के संग कहीं जा रहे हो, तो पहले प्लानिंग करते हो ना, लाइक हम जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के संग, तो वो एक दिन पहले प्लानिंग हो जाती है कि लाइक हम ये पहनेंगे, ठीक है, इस टाइमिंग पे हमें निकलना है, इस टाइम पे हम यहाँ पहुंचेंगे, इस टाइम पे हम यहाँ मिलेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से सीधे इतने बजे घर। तो ये पहले प्लानिंग हो गई, ठीक है। फिर उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। तो कोई किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले जो चीज आप डिस्कस करते हो उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या काम होता है, जब आप प्लानिंग कर लेते हो उसके बाद आपका बस एक ही काम होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको करना, उसको निर्धारित समय पे करना, निर्धारित चीज जो भी आपने सोच रखी है वो सब करना। तो सेम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हैरे, योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। महत्वपूर्ण विधि है क्या, हमारी प्लानिंग, ठीक है। हैरी, हैरी किसी इंसान का नाम है, तो आपको ये याद रखना है कि आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हैरी ने क्या बोला था, किस बारे में, प्लानिंग के बारे में। तो उनका कहना यह है, योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाती है, ठीक है। जब हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें पता होगा कि हमें वहाँ पे कितनी मेहनत करनी है, हमें वहाँ पे क्या क्या करना है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, है ना, तो वो टीम पहले से प्लानिंग करके आती है कि लाइक अगर हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग लेंगे, उसके बाद फिर प्लानिंग होती है कि कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन क्या क्या करेगा, ये सब। तो पहले वो डिस्कशन हो जाता है टीम के अंदर, है ना। और फुटबॉल वगैरह में तो पहले से डिस्कस रहता है कि ऐसे ऐसे खेलना है हमें, और भी चीज़ें, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं खिलाड़ी को अच्छा खेलने में, ठीक है, और अच्छे गोल्स, अच्छे रन्स, ये सब बनाने में, ठीक है। तो हैरी के हिसाब से जो भी प्लानिंग की थ्योरी है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। अब योजना बनाने का उद्देश्य, ठीक है, योजना का उद्देश्य सबसे पहला दबाव कम करना।
अब देखो, अगर आपने पहले से हर चीज प्लान कर रखी है ना, अब हर चीज आपने पहले से प्लान कर रखी है, आपने निर्धारित कर रखा है कि हम ये इस समय करेंगे, ये इस समय करेंगे, तो ऑब्वियसली काम है कि आप हबर दबर नहीं करोगे बाद में, है ना, आपको जल्दी नहीं होगी किसी चीज की। अगर आपने प्लान कर रखा है कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और 8 बजे मेरे को स्कूल जाना ही है, तो आप सुबह 7 बजे उठोगे और 8 बजे सीधा स्कूल, ठीक है। अगर आपने प्लान नहीं करा है तो आप 7:30 भी उठ सकते हो, 7:45 भी उठ सकते हो, फिर आप जल्दी करोगे, 8 बजे मेरे को स्कूल पहुंचना है, 8 बजे मेरे को स्कूल पहुंचना है। तो प्लानिंग से क्या होता है कि हमारे ऊपर दबाव कम हो जाता है, ना कि हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि बाकियों के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद तालमेल में वृद्धि। अब टीम ने पूरा कोऑर्डिनेशन बना रखा है, ठीक है, टीम पहले से प्लानिंग करके चल रही है, तो ऑब्वियसली उनको समझ में आ जाएगा कि लाइक हमें अब ये करना है, ठीक है। जैसे लीडर ने कोई प्लान बनाया और सबको बताया कि भाई मैं अगर ये करूंगा तो तुम्हें ये करना है, अगर मैं ये करूंगा तो ये करूंगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लोगों के अंदर जो भी सुनने की पावर है वो अच्छी बनेगी, है ना, और वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने लीडर से, तो तालमेल बढ़ता ही है, ठीक है। उसके बाद होती है गलतियों की कम संभावना। ऑब्वियसली जब हमने सब चीज पहले से ही प्लान कर रखी है, हम उसको एग्जीक्यूट ही करना है हमें बस, तो उसमें गलती की कोई संभावना ही नहीं होगी। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हम हर चीज मुद्दे को देखते हुए वो प्लान बनाते हैं कि भाई अगर ये हो गया तो हम ये क्या करेंगे, ये हो गया तो ये क्या करेंगे, तो उस सब चीज को हम एनालाइज करके उसके बाद हम प्लान बनाते हैं ना, तो इसलिए हमारे उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद खेल प्रदर्शन में सुधार। खेल प्रदर्शन में ऑब्वियसली सुधार आएगा, है ना, जब भी हम अच्छा आपने क्रिकेट वगैरह देखो, अगर आपने चक दे इंडिया देखे तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया टीम खेलने जाती है तो वो पहले वो एनालाइज करते हैं सब टीम्स के प्लेयर को, है ना, तो हम एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद अपनी टीम के संग उसको प्लान बनाएंगे कि भाई अगर ये प्लेयर आया तो हम ऐसे खेलेंगे, ये प्लेयर आया तो हम ऐसे खेलेंगे। तो प्लानिंग में क्या होता है, अब प्लानिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई वो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, हम उसके संग ऐसा खेलेंगे, हम उसके संग वैसा खेलेंगे, प्लान हो गया, अब उसे एग्जीक्यूट करेंगे फिर, ठीक है। और लीडर ने पहले ही बता दिया, जो भी कैप्टन है टीम का या फिर लीडर है टीम का, तो उसने पहले ही बता दिया कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो आपको ये करना है, ये करूंगा तो आपको ये करना है। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, तालमेल, ठीक है, गलतियों की कम संभावना, उसके बाद खेल प्रदर्शन में सुधार, कि आपको पता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, आपके जो भी कैप्टन है उसने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है, तो वो एक तरह की प्लानिंग ये तो हुई ना कि लाइक हम गेम में जाने से पहले आप पहले से उसको डिस्कस करके आए हो, तो वो एक तरह की प्लानिंग हुई, ठीक है। उसके बाद दक्षता में वृद्धि, ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई हमारी, ठीक है, दबाव में वृद्धि, तालमेल अच्छा बनेगा, गलतियां कम होगी, है ना, दबाव भी कम होगा हमारे ऊपर, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, फिर उसके बाद गलतियां कम होगी हमसे, फिर खेल प्रदर्शन हमारा अच्छा होगा। तो यही सब चीजें हैं जो प्लानिंग की वजह से, यानी कि योजना की वजह से हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, ये उसके फायदे हैं प्लानिंग के। इसके बाद आयोजन। आयोजन, ठीक है, अब आयोजन क्या होता है, ठीक है, यह योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करता है। क्या क्या प्राप्त करने के लिए, योजना के उद्देश्यों को, कार्यान्वयन को, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या आवश्यक गतिविधियों की पहचान करता है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, प्लानिंग में, ठीक है। अब प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है, अब प्लानिंग हमने जब कर ही लिया तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, प्लान को एग्जीक्यूट करना है भाई हमें, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होता है आयोजन। अब जब तक हम प्लान को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफ तो आपको पता ही होगा, आपके स्कूल में भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं ना, कि टीचर्स को हम स्टाफ बोलते हैं ना, ऑफिस में भी स्टाफ्स होते हैं, तो स्टाफिंग तो आपको पता ही होगी स्टाफिंग क्या होती है, ठीक है। तो अब खेल के अंदर क्या स्टाफिंग होती है, रेफरीज हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टीम हो गई जो कैंटीन और बाकी सब चीजें देखेंगी, तो इन सब की स्टाफिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टाफिंग सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करना है, ठीक है, स्टाफिंग सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करना है, ठीक है। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित कौशल वाले उपयुक्त लोग कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित संस्थानों और समय पर उपलब्ध हैं। अब स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है, स्टाफ हम क्यों रखते हैं, ऑब्वियसली हमारा काम अच्छे से हो उसके लिए, हमारा काम टाइम पे हो उसके लिए, है ना,
और हमारी कंपनी को उससे फायदा हो स्टाफ से। अगर स्टाफ अच्छे से काम करेगा तो हमारी कंपनी को ऑब्वियसली फायदा ही होगा। तो हम स्टाफ इसलिए ही रखते हैं ताकि हमारा बेनिफिट हो, तो हमारा ही उस कंपनी का भी बेनिफिट हो, है ना। और हमारा और जो स्टाफ में काम कर रहा है उसको भी बेनिफिट हो, ऑब्वियसली वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सर्विस के लिए हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, है ना। तो स्टाफ हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से हो, ऑर्गेनाइज टाइम पे हो, जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे हो, कंपनी को उससे फायदा हो। तो हमें हमेशा स्टाफ अपनी कंपनी के वैल्यू के हिसाब से रखने चाहिए। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हम उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रखेंगे, है ना। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो नहीं रख सकते हम, तो इसलिए स्टाफ हमारा हमेशा होना चाहिए जो हमारी फील्ड में बहुत अच्छा हो, ताकि उससे हमारे को ही नहीं हमारी कंपनी को भी बहुत फायदा हो, ठीक है। अब डायरेक्टिंग टीम, डायरेक्टिंग टीम क्या काम करती है अब, ठीक है, अब हम देखते हैं। निर्देशन में कर्मचारियों को दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए नेतृत्व करना और प्रोत्साहित करना शामिल है, और एक ऐसा वातावरण बनाना है जो कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करे। प्रेरणा और नेतृत्व दिशा में दो प्रमुख तत्व हैं। देखो, प्रेरणा और नेतृत्व, ठीक है। डायरेक्टिंग के अंदर बहुत दो प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टिंग होता क्या है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम अपने कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए, है ना, इसमें लिखा भी है, देखो मैं बताती हूँ, नेतृत्व करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, इसके लिए हम बनाते हैं। अब हमारे पास डायरेक्टिंग टीम होगी, ठीक है। डायरेक्टिंग टीम क्या करती है, किसी भी लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, फिर उसके बाद उनको प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप ये कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए, ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, है ना, तो मूवीज में डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स को बताता है कि आपको इस सीन में ये करना है, आपको इस सीन में ये करना है। फिर उसके बाद वो अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम होती है उनके साथ, कैमरामैन्स, है ना, राइटर्स और बहुत सारे लोग, तो उनको भी वही बताते हैं कि लाइक हमें अब ये करना है, हमें अब ये करना है ना, कैमरामैन को वहां जाना है, वहां से शॉट लेना है, वहां से शूट करना है। तो ये सब डायरेक्टिंग टीम करती है। ऑब्वियसली उसको बैठे रहना होता है, बट वो प्रोत्साहित करती है ना अपने मेंबर्स को कि लाइक भाई अब तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो। एक्टर्स को भी प्रोत्साहित करती है, भाई अब तुम्हें ये वाला सीन करना है और तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। वो इवेंचुअली वो करके भी दिखाते हैं डायरेक्टर, कि उनको बताते हैं कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं। तो वो नेतृत्व करना हमारी डायरेक्टिंग टीम का काम होता है कि वो हमें नेतृत्व करें, हमें प्रोत्साहित करें कि हम अपना उनका काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब कंट्रोलिंग टीम क्या होती है। अच्छा, ये सारी ना टीम्स हैं जो उसके अंदर आती है ना, कि कौन सी टीम क्या क्या काम करती है ना, तो ये सारी वो चीजें हैं, ठीक है। नियंत्रण अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में संगठन की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है। क्या करने की, ठीक है, क्या करने की, अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संगठन को प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और उस योजना से विचलन को ठीक करना शामिल है। कार्यान्वयन और विचलन, ठीक है। अब कंट्रोलिंग टीम क्या करती है, कंट्रोलिंग टीम नियंत्रण रखती है हर चीज पे, कि प्लानिंग जो भी हमने की है और उसको एग्जीक्यूट किया है तो वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। स्टाफ अपना काम ठीक से कर रहा है, डायरेक्टिंग टीम अपना काम ठीक से कर रही है, ठीक है। तो ये सब देखना हमारा काम होता है कंट्रोलिंग का। अब ठीक है, अब कंट्रोलिंग का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो सिर्फ डायरेक्टिंग टीम को देखे ये सब करे, बट इनका काम ये भी होता है कि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारे भी, है ना। तो कंट्रोलिंग टीम का काम ये होता है। अब आती है हमारी समितियां। हमारे पास बहुत सारी समितियां होती हैं और उनके काम क्या होते हैं, ठीक है। वो तो टीम्स थी कि कौन कौन से लेवल पे क्या क्या होता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हमारे पास स्टाफ होना चाहिए वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बाद हमारे डायरेक्टिंग टीम होनी चाहिए जो स्टाफ्स को प्रोत्साहित कर सके, उनको डायरेक्शन दे सके कि उनको कैसे कौन सा काम कैसे करना है। फिर उसके बाद हमारी आती है कंट्रोलिंग टीम जो उन पर नियंत्रण रखती है कि कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है ना, और उनकी गलती भी सुधारती है। अब इसके बाद आती है हमारे पास विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां, ठीक है। अब उन विभिन्न समितियां, कौन कौन सी समितियां हमारे पास होती हैं, अब उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। अब वैसे समितियां होंगी तो उनकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी होगी, उनको कुछ ना कुछ काम भी करना होगा, तो वो ठीक है। अब हम देखते हैं प्रतियोगिता से पहले। अब
मैच से पहले, ठीक है, जो भी प्रतियोगिता टूर्नामेंट कुछ भी होने वाला है उससे पहले हमारे पास कौन कौन सी टीम होती है। आयोजन समिति आयोजन समिति तो ऑब्वियसली होगी ऑर्गेनाइजेशन टीम, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज करना है ना, हर चीज वही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये टीम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर प्रचार समिति। अब प्रचार समिति, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो क्रिकेट मैच से पहले ही हमें पता लग जाता है कि कब कौन सी डेट पे किसके संग कौन सा मैच है ना, तो वो प्रचार ही तो हुआ, तो प्रचार समिति जो एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देती है। फिर आवास तथा खान पान समिति यानी कि केटरिंग है ना, रिफ्रेशमेंट समिति। अब प्लेयर आएंगे खेलने या फिर लोग भी आएंगे उनको देखने, तो वो भूखे तो नहीं बैठेंगे है ना, अब भूखे कैसे खेल सकते हैं भाई, कोई प्लेयर भी है ना, तो इसलिए केटरिंग और या फिर रिफ्रेशमेंट की कमेटी, समिति इंग्लिश में हम कमेटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सजावट व समारोह समिति। अब टूर्नामेंट्स है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ सजाना भी पड़ेगा, अगर बैट बॉल या फिर बैट बॉल की सॉरी टेनिस का अगर है तो टेनिस में नेट वगैरह लगता है, वो फील्ड बनती है पूरी है ना, देखिए होगी अपने स्क्वायर टाइप की, वो वाइट जो भी चूने वूने से जो भी करते हैं वो, और बीच में नेट होता है ना, तो अब उसको भी तो बनाएगा ना कोई, अब ये तो नहीं कि भाई रेफरी ही आके लगाएगा या फिर वो प्लेयर ही आके लगाएगा, तो उसके लिए भी तो टीम होनी चाहिए। और ऊपर से सजावट भी, पूरा ऑडिटोरियम साफ करना, उसको अच्छे से सजाना, अच्छे से डेकोरेट करना, तो ये सब काम होता है हमारी सजावट व समारोह समिति का यानी कमेटी का। फिर यातायात समिति। अब कोई भी खेलने आ रहा है टूर्नामेंट या फिर कोई भी रेफरी वगैरह को हम बुला रहे हैं, किसी भी बहुत बड़े आदमी को हम बुला रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए है ना, और उसको कहीं भी आना जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, और ट्रांसपोर्ट के लिए हम यातायात समिति ही तो करेंगे है ना। अब ट्रांसपोर्ट वगैरह तो ये सब लेके नहीं जा सकते, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेके जा सकती कमेटियां, तो इसके लिए अलग से कमेटी होती है, तो होती है ट्रांसपोर्ट समिति। उसके बाद उपकरण समिति, जो हर चीज प्रोवाइड करती है हमें, अगर टेबल टेनिस का है तो हमें बॉल और जो भी रैकेट वगैरह होता है वो सब प्रोवाइड करेगी, और क्रिकेट का है तो बॉल स्टम्प ये सब वो प्रोवाइड करेगी। तो उपकरण समिति हमें हर चीज प्रोवाइड करती है, जिस हिसाब से गेम है, जिस हिसाब से टूर्नामेंट है, उस हिसाब से सारे टूल्स हमें वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा समिति, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट समिति होती है हर गेम की। इसका मतलब होता है फर्स्ट एड, है ना, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को बहुत ज्यादा इंजरी हो जाए, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें फर्स्ट एड तो चाहिए ही होगा, बाद में हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, बट पहले तो फर्स्ट एड करना ही पड़ेगा ना, ताकि हम उसकी ब्लीडिंग रोक सके, अगर उसको ब्लड आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट समिति क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा समिति। आगे बढ़ते हैं। आयोजन समिति। अब आयोजन समिति क्या होता है, ठीक है, खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक महत्वपूर्ण विभिन्न समितियों का गठन करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन टीम ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर और उस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहेगी तो कोई देखने भी नहीं आएगा, कोई खेलने भी नहीं आएगा, कोई स्टाफिंग भी नहीं होगी, कोई डायरेक्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है, तो लोग आएंगे ही नहीं, ना कोई खेल होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है हमारी आयोजन समिति, ऑर्गेनाइजेशन टीम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये होती है, ठीक है, उसके बाद हमें ये समितियां बनवा के देती है बहुत सारी, अगर ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा कोई चीज तो हमारी बाकी समितियां किस काम की, ठीक है। तो आयोजन समिति का बस यही काम होता है। उसके बाद आती है प्रचार समिति। अब प्रचार समिति क्या करती है, किसी भी प्रतियोगिता से 3-4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है प्रतियोगिता की तिथि, प्रतियोगिता के स्थान के बारे में सूचना प्रसारित करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रचार समिति क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है कि कौन सा टूर्नामेंट कौन सी डेट पे, कौन से दिन पे, कब, कितने बजे से कितने बजे तक, कहाँ आपके आसपास या फिर कौन से शहर में, फिर उसके बाद बताती है कि कौन से दिन पे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है ना, इन सबकी सूचना प्रदान करती है, ठीक है, यानी स्थान, तिथि, समय, एसेट्रा वगैरह, ये सब एडवर्टाइज करती है हमारी प्रचार समिति। प्रचार समिति को हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट कमेटी, है ना, इंग्लिश में। फिर उसके बाद आते हैं कार्य समिति। अब
प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को पहले ही खरीद लेना तथा उनको निरीक्षण करना। अब हर चीज उनको इनका काम क्या होता है, पहले ही हर चीज खरीद लेना, ठीक है, उनका निरीक्षण करना कि अगर हम कोई भी चीज कोई भी गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो उसमें चेयर्स की जरूरत है तो सारी चेयर्स खरीद लेना पहले से, उनको चेक कर लेना कोई उसमें कोई डैमेज तो नहीं है या कुछ भी। उसके बाद सारे इक्विपमेंट्स ले लेना जो जो हमें नीड है, उसके बाद उनको चेक करना कि वो डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो डैमेज होगी तो फिर उसे नहीं खेल पाएगा। फिर एक्स्ट्रा भी रखना थोड़े कि अगर वो डैमेज हो जाए गलती से बाद में तो उनको हम रिप्लेस कर सके। ये तो होगी हमारी तीन, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमारी आती है प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति हमें क्यों चाहिए होती है और क्या करती है? प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करना इसका कार्य है। अब मैंने बताया था ना, हमें इंजरी हो गई है ना, अब उसके बाद हमें ऑब्वियसली अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हमें उसको रोकनी, हमें पट्टी चाहिए होगी, उसके लिए बैंडेज वगैरह चाहिए होगी, तो ये सब हमारा फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कमेटी कर देती है, ठीक है। इसका काम यही होता है, क्योंकि अगर ज्यादा इंजरी होगी तो वहाँ उसको नहीं ठीक कर सकते, वो सब ब्लीडिंग वगैरह रोक सकते हैं हम उनकी बैंडेज वगैरह से, बाकी काम तो हॉस्पिटल में ही होगा, है ना। तो हमारी फर्स्ट एड समिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर मैच में अगर वो छोटे से छोटा ही मैच है या फिर स्कूल टूर्नामेंट ही है ना, हमारे पास फर्स्ट एड कमेटी हमेशा ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद परिवहन समिति। अब परिवहन यानी यातायात समिति, ट्रांसपोर्ट कमेटी, ये क्या करती है? अब प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना इस समिति का कार्य है। अब देखो, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी टीम आ रही होती है ना, जब अभी आईपीएल हो रहा था तो हर टीम की अलग अलग बस थी। तब ये तो नहीं है कि भाई वो बस किसी उन्होंने खरीद रखी हो, नहीं, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं बस, ठीक है, वो मंगवाते हैं बस अपने लिए, है ना। अब हर टीम की अलग अलग बस होती है ना, हर टीम अलग अलग काम करना चाहती है, हर टीम के अलग अलग वो होती हैं चीजें, तो उन सबके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट लगेगा, है ना। जैसे कि आईपीएल में बहुत सारी टीम्स होती है ना, सीएसके हो गया, है ना, और आरसीबी हो गया, और बहुत सारी टीम्स होती हैं। आप अपनी फेवरेट टीम कमेंट कर सकते हो वैसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे को वैसे लगता है कि आप सारे आरसीबी फैन होंगे, वेल इनको हटाते हैं। तो इन सबकी टीम है, आप वो एक ही बस में तो नहीं जाएंगे, अलग अलग बस में उनके लिए होती है ना, तो वो अलग अलग बस कौन प्रोवाइड करवाता है? परिवहन समिति यानी कि ट्रांसपोर्ट कमेटी, यातायात समिति। अब इसके बाद भोजन तथा आवास समिति। अब भोजन तथा आवास समिति ये क्या करती है? इस समिति का कार्य है भोजन की व्यवस्था करना तथा प्रतियोगिता के लिए आए हुए खिलाड़ियों तथा अन्य लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना। आवास मतलब रहने के लिए, ठीक है, स्टे। अब भोजन मतलब रिफ्रेशमेंट, खाना पीना, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था। आवास मतलब रहने की व्यवस्था। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है खाने की व्यवस्था करना और रहने की व्यवस्था करना, बस यही दो काम होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो अभी हमने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास तीन तो यही है, परिवहन, ठीक है, भोजन और आवास, फिर उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, फिर आयोजन वाला, है ना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 2 और समितियां पढ़ी थी हमने, हमारी 6 समिति हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सजावट तथा समारोह समिति, अब ये क्या करती है? ठीक है, इस समिति का काम है जिस स्थान पर प्रतियोगिता होने है उसकी सजावट करना। सिंपल सा काम है, जैसे कि मैंने आपको जब हम वो पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझा दिया था कौन सी समिति का कौन सा काम है, तो सेम इसका सिंपल काम है जैसे सजावट करना। और अलग अलग कमेटी का सिर्फ उतना ही काम है जितना उसका नाम है, ठीक है। अब और हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में, ये 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी समितियां होती हैं, यानी कि कौन कौन सी कमेटी होती है और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। आप कोई सी भी 5 समिति लिख सकते हो और उनके बारे में समझा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम हमें 5 समितियां लिखनी ही अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम आप 4 भी लिख सकते हो, उसको बहुत
एक्सपेंड कर सकते हो, बट 5, अगर आपको पूरे पूरे 5 नंबर चाहिए तो आपको उसको 5 को 5 ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा में भी डाल सकते हो ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा भरा भरा लगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रतियोगिता से पहले कौन सी कमेटी होती है ना। अब हम और उनके क्या क्या काम होते हैं, वो किस लिए बनाई गई हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता के बाद कौन कौन सी समिति होती है। ठीक है, अब देखो, प्रचार समिति ये तो होगी भाई, अगर कोई टीम जीती है ना, विनर, कोई टीम अगर हमारी विनर है ना, तो उसका प्रचार तो होगा ही। अब विनर टीम तो ऑब्वियसली प्रचार हो गई। अगर इंडिया हमारा वर्ल्ड कप जीत जाए, इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर इंडिया वो जीत जाए तो उसका प्रचार पूरे इंडिया में होगा, बाहर भी होगा, है ना। तो प्रचार टीम तब भी काम आएगी, एडवर्टीजमेंट टीम तो तब भी काम आएगी। उसके बाद वित्तीय समिति। अब वित्त क्या होता है? पैसा, ठीक है, तो उसके लिए भी। अब उसके बाद परिवहन समिति। अब परिवहन समिति क्यों भाई? वो उनको लाए हैं तो लेके भी तो जाएंगे, है ना। और उसके बाद उनकी एयरप्लेन की टिकट, अगर वो बाहर देश से हैं और उसके बाद अगर वो किसी और स्टेट से हैं जहाँ पे वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए एयरप्लेन की टिकट, उसके बाद जो पास वाले हैं उनके लिए बस वगैरह, ये सब ये ट्रांसपोर्ट तो करेगी ही, ट्रांसपोर्ट कमेटी ही तो करेगी, उनको छोड़ के भी तो आना है। फिर उसके बाद कार्य समिति, जो हर चीज मतलब उपकरण वगैरह जो भी है उनको लेके जाना, वापस वापस उस स्थान पे देना जहाँ से वो लेके आए हैं, जो भी अच्छे हैं, डैमेज नहीं है उनको। फिर उसके बाद भोजन तथा आवास समिति। अब इनका भी काम है। अब देखो, अब वो आए हैं, जा रहे हैं, ज्यादा टाइम पे उनको खाना लगेगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली भूखे तो नहीं जाएंगे। तो भोजन। अब आवास का क्या होगा, है ना। अब तो वो जा चुके हैं, होटल वगैरह सब वो खाली कर चुके हैं, तो आवास योजना का वहां तक काम क्या रहता है? तो उनका काम ये रहता है कि वो वहाँ पे पेमेंट वगैरह कर दे, उन सबको आउट करवाएं, चेकआउट करवाएं उन सबका गेम के बाद, है। पुरस्कार वितरण समिति। अब पुरस्कार बटेगा, जब कोई टीम जीतेगी तो ऑब्वियसली मेडल वगैरह मिलेंगे, और जरूरी नहीं कोई टीम जीते तो उसी को मेडल मिले। जो हारती हुई टीम है उनके अंदर बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, है ना, बेस्ट चीजें होती है, उनको भी मिल सकता है। फिर उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति। तब भी कि अगर कोई बाद में इंजरी ना हो जाए तो उसके लिए भी चाहिए होती है। तो बस प्रतियोगिता की बात हमारे पास यही था। अब टूर्नामेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, है ना। तो अभी आप ध्यान से सुनना ये क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास हमारी वो मैनेजमेंट टीम आए ना आए, हमारे पास टूर्नामेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का। 5 नंबर के अलावा उसमें हमारे पास MCQ में भी क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास केस स्टडी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट का अर्थ, टूर्नामेंट मैचों की यह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है और बाकी टीम मैच हार जाती है। टूर्नामेंट टूर्नामेंट क्या होता है कि जिसमें एक टीम अंतिम में विजयी होती है, बाकी टीम हार जाती है। सिंपल, इतना सा ही इसका लॉजिक है कि एक ही जीतने वाली हमारे पास टीम होगी, बाकी सारी टीम हार जाएंगी, बस। अब इसके बाद प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं हमारे टूर्नामेंट के? नॉक आउट टूर्नामेंट, ये ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है। मतलब बाकी भी टूर्नामेंट्स हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट 5 नंबर में मैक्सिमम इससे क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस होता है कि हमारे पास इससे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। राइटिंग में मत जाना मेरी, वेट। पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? इस टूर्नामेंट में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम रहती है, हारने वाली टीम को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता। मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखो, दूसरा मौका नहीं दिया जाता। अब नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे में हमारे पास 6 टीम ले ली हमने, है ना। हमारे पास टोटल 6 टीम है। अब हर एक टीम का एक एक से मैच होगा, जैसे कि 1 का हुआ 2 से, और फिर 3 का हुआ 4 से, और 5 का हुआ 6 से, ठीक है। 1 और 2 का मैच हुआ, इसमें 2 जीता।
3 और 4 का मैच हुआ, इसमें 3 जीता, 5 और 6 का मैच हुआ, इसमें 6 जीता, है ना। कौन कौन हारा? 1 हार गई, 4 हार गई और 5 हार गई। तो अब इसमें क्या होगा? अब इसके अंदर इन तीनों टीम को कोई चांस नहीं मिलेगा वापस खेलने का। अगर वो एक मैच में हार गई तो उनके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो आगे जाके कोई भी और मैच खेलें। अब जो भी मैच होगा वो जीतने वाली टीम के बीच में होगा, ठीक है। अब जीतने वाली टीम हमारे पास है 2, 3, 6, तो आगे के मैच सिर्फ यही खेल सकती है। फिर इसके अंदर जो हारेगी उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, बाकी जो बची टीम होगी सिर्फ वही खेलेगी, है सिंपल यही चीज है नॉकआउट टूर्नामेंट में। अब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स भी हैं जो हमें जानने होंगे। पहले हम देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला, सर्वश्रेष्ठ दल का पता लगाना। सर्वश्रेष्ठ दल का पता कैसे लगाना? अब जैसे 2 टीम खेल रही है, 2 टीम मैच कर रही है ना, एक टीम हार गई तो उसमें से एक टीम जो जीती होगी वही सर्वश्रेष्ठ होगी। अब इससे क्या होता है कि हमारे टाइम की बचत होती है, हमें पहले ही पता लग जाएगा कि भाई सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है। अब जैसे अब मैंने बताया कि 1 और 2 में से 2 जीत गई, है ना, 3 और 4 में से 3 जीत गई। अब 2 और 3 का मैच हुआ। अब पहले तो हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ टीम कौन कौन सी हमारी निकली। सबसे पहले हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम निकली 1 और 2 में से 2, फिर हमारी 3 और 4 में से कौन सी निकली? 3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो 2 और 3 का मैच करवाएंगे, उसके बाद 3 अगर जीत गई तो वो सर्वश्रेष्ठ टीम हो गई। ये सिंपल सा लॉजिक होता है इसका। फिर उसके बाद दर्शकों का मनोरंजन। अब दर्शकों का मनोरंजन कैसे होगा? ऑब्वियसली जब कोई टीम हार रही होती है सभी का मनोरंजन होता है, और अगर अपनी कोई फेवरेट टीम जीत रही है तो भाई बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद भाईचारों की भावना का विकास। अब भाईचारों की भावना कैसे आएगी? अगर आप हार गए या फिर आप जीते, इट डजेंट मैटर, आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओगे भाई अपनी, है ना, स्पोर्ट्समैनशिप आपकी दिखेगी वहां पे। तो इट डजेंट मैटर कि आप हारे या जीते, वहां पे आपका ब्रदरहुड बढ़ेगा और नई नई टीम से आप मुलाकात करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आप उनसे झगड़ा नहीं मोल लोगे, है ना, हैंडशेक वगैरह भी जैसे आप सुनते होंगे बाद में होता है। फिर बेहतर खेल प्रदर्शन। अब जब सामने वाली टीम को पता है कि अगर वो एक बार हार गई तो वो दूसरा मैच किसी के संग भी नहीं खेल सकती, वो सीधा टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी, तो हर टीम अपना 100% देगी, 101, 102, 105, मतलब जितना वो दे सकती है अपना मैक्सिमम वो देगी ही देगी। अगर उनको पता है कि वो सिर्फ अगर वो हार गए तो वो निकल जाएंगे, तो अपना मैक्सिमम देती है टीम। उसके बाद लाभ क्या है इसके? मैचों की जल्दी समाप्ति, मैच जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि एक टीम आउट हो रही है, उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दे तो हमारे पास वही मैच बचेंगे जो जीतने वाली टीम के बीच में होंगे, फिर जो हारेगा वो आउट, फिर उसके बाद जो जीता उनके बीच में मैच, फिर जो हारेगा वो आउट, और हमारे पास अल्टीमेटली विनर जल्दी आ ही जाएगा। फिर उसके बाद श्रेष्ठ प्रदर्शन, हर टीम अपना बेस्ट देगी। फिर उसके बाद समय की बचत, जब जल्दी जल्दी मैच खत्म हो गया तो समय तो बचेगा ही। फिर उसके बाद कम खर्चीला। अब जब हम बाकी टीम्स को आउट ही कर देंगे तो उनका वहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है, हम उनको सीधा वापस भेज देंगे जहाँ से वो आए हैं, या फिर जहाँ पे वो रहते हैं हम उनको सीधा वापस भेज देंगे, तो हमारे जो भी रिफ्रेशमेंट और स्टे का खर्चा, जो भी होटल वगैरह का खर्चा होगा वो सब हमारा एक्सपेंस बच जाएगा, तो कम खर्चीला हुआ। अब ये तो हो गए हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट के फायदे और नुकसान, सॉरी फायदे ही देखे हमने अभी, है ना। और इसके बाद उद्देश्य, हाँ ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य है ये हमने पढ़ लिया। हमारे लाभ क्या क्या होते हैं? कम समय लगना, ठीक है, मैन पावर कम लेना, जैसे मैन पावर कम कैसे लेगा कि हमें बहुत कम काम करना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज्यादा टीम आउट हो जाएगी, तो इसलिए हम कम ही काम करेंगे। उसके बाद अपना हर टीम अपना बेस्ट देगी, ठीक है, कम राशि की व्यवस्था, मतलब कम एक्सपेंस लगेगा, है ना, कम हम खर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद कम संसाधनों की आवश्यकता है। ऑब्वियसली जब हम मैच खेलेंगे तो हमें कम संसाधन भी लगेंगे क्योंकि जब टीम आएंगी तभी खेलेंगे, अगर उस टीम में से जो भी आउट हुआ तो वो चला जाएगा, तो उसके ऑब्जेक्ट्स का हम क्या करेंगे, है ना, हमें दोबारा नहीं लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डैमेज होता है हम सिर्फ उनको रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक टीम प्रत्येक मैच में गंभीरता से खेलती है, मतलब बहुत अच्छे से खेलेगी। अब देखते हैं हम इसकी हानि। अब इसमें हानि क्या होती है हमारी? सबसे पहले इंटरेस्ट। अब अगर आप जैसे लक की बात होती है, कभी कभी आपकी फेवरेट टीम है कोई, अगर वो मैच हार गई उसको सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, तो लोग जाएंगे भी नहीं दोबारा देखने, उनको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उस मैच के अंदर क्योंकि उनकी भाई फेवरेट टीम तो उनकी आउट हो चुकी है ना, तो वो। फिर उसके बाद कम मैच,
कम मैच होते हैं तो लोग भी बोर हो जाते हैं कि भाई वो कम टाइम तक ही चलते हैं, तो लोग थोड़ा बोरियत फील करने लग जाते हैं। फिर अत्याधिक दबाव। हाँ, अब जब हमें पता है कि हम हार गए तो हम सीधे टूर्नामेंट से बाहर आ जाएंगे, तो प्लेयर्स पे दबाव पड़ जाता है। और दबाव पड़ने के कारण वो क्या करते हैं कि दबाव, जैसे उन पर दबाव पड़ता है तो वो थोड़ा नर्वस होकर खेलने लगते हैं, जिस वजह से भी मैच खराब हो जाता है। ठीक है। फिर प्रतिभाशाली खिलाड़ी का चयन कई बार शुरुआती राउंड में टीम के हार जाने के कारण नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास दबाव आ जाएगा तो हम कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, तो हम अपना 100% नहीं दे पाते। और कोई भी अच्छे से अच्छा खिलाड़ी हो, अगर वो नर्वस हो गया, अपना 100% नहीं दे पाया, तो ऑब्वियसली हम उस खिलाड़ी का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आउट हो गया, वो टूर्नामेंट से सीधा बाहर। अब उसके बाद कमजोर टीमों के अंतिम दौर में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि जो भी कमजोर टीम होगी वो ज्यादा प्रेशर नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है कि हम कमजोर टीम है, अगर हम हार भी जाएंगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो जीतने वाली टीम होती है, जो बहुत टाइम से हर मैच जीतती आ रही है, या फिर कोई भी मैच जीतती आ रही है, टूर्नामेंट जीतती आ रही है, तो उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि भाई हमें ये मैच जीतना ही, हमें ये मैच जीतना ही है। तो वो नर्वस होके या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके क्या करते हैं कि मैच बर्बाद कर देते हैं, है ना। वो आउट भी हो जाते हैं, फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, जिस वजह से जो कम शक्तिशाली टीम होगी या फिर कम अच्छी टीम होगी, उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे टूर्नामेंट मैच में अंत तक जाने के। तो ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इसके बाद प्रक्रिया। अब सुनो मेरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे उसमें टूर्नामेंट वाला ही है, ठीक है, और नॉकआउट वाला, क्योंकि हमें इसमें निकालना होता है कि हमें नॉकआउट कैसे करना है, नॉकआउट टीम को हम कैसे निकालें, क्या क्या प्रक्रिया हो। सबसे पहले इवन नंबर 2, 6, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर वालों का बहुत इजी होता है नॉकआउट निकालना। मैं आपको बता, जैसे हमारे पास टीम की संख्या है 8, ऊपरी अर्थ की टीम की संख्या 4, निचले हाफ की टीम की संख्या 4। तो ये तो हो गई हमारी टीम की अपर हाफ में कितनी होंगी और लोअर हाफ में कितनी होंगी। हमने, हमारे पास 8 टीम थी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे पास 8 टीम है, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ, टीम जी और टीम एच। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टीम एच में दिखा देती हूँ आपको। टीम एच, हमारे पास टीम एच तक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर हाफ एक, हमने जैसे भी पढ़ा कि हमारे पास अपर हाफ में कितनी जाएगी, लोअर हाफ में कितनी जाएगी। कभी भी हम नॉकआउट टूर्नामेंट करते हैं ना, तो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर जो भी, हम उनको हाफ ऑफ टीम में बांट देते हैं। हमारे पास इवन नंबर था 8 टीम्स, 8 टीम्स का हाफ कितना होता है 4, तो 1 2 3 4 हमने बांट दिया 4, देन 1 2 3 4, ये हमारे पास होंगी 4 टीम्स। अब जब भी हम नॉकआउट टूर्नामेंट करते हैं या टूर्नामेंट में हम टीम्स बनाते हैं, तो इवन नंबर में मिलती है, क्योंकि 2 टीम्स ही बनती है जो आपस में फाइट करेंगी। तो ए का मैच होगा हमारा बी के साथ, सी का मैच होगा हमारा डी के साथ, ई का मैच होगा हमारा एफ के साथ और जी का मैच होगा हमारे एच के साथ। इवन नंबर वाला बहुत ईजी है, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट ऑड नंबर वाला डिफिकल्ट है। तो पहले आप इवन नंबर वाला बहुत ईजी, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब हमारी टीम के पेयर बन चुके हैं, एक ए का बी के साथ, सी का डी के साथ, ई का एफ के साथ, जी का एच के साथ। ए टीम सी अपर हाफ में 4, लोअर हाफ में 4। उसके बाद हमने मैचेस बना दी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हाँ, इसके अंदर अब हमने मैच बना दिया, तो इसके अंदर मैच भी काउंट होंगे, भाई कितने मैच हुए। पहला मैच, पहला राउंड हमारा यहाँ होगा, क्योंकि हमने टीम बनाई है। अब इसके अंदर कोई जीतेगा भी तो सही ना, तो पहले इनका टूर्नामेंट, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड। क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट राउंड। इसके बाद ए और बी में से कौन सी टीम जीती, ए। सी और डी में से सी, ई और एफ में से एफ, जी और एच में से जी। अब ये हमारे पास आ गई है जीती हुई टीम। अब हमने क्या सुना था, नॉकआउट मैच में जो हारी हुई टीम होती है हम उसे आउट ही कर देते हैं, उसके बाद वो कभी मैच नहीं खेलती। तो इन दोनों में से कौन सी टीम हारी, बी, तो ये आउट। सी और डी में से डी, तो ये भी आउट। ई और एफ में से ई, तो ये भी आउट। और जी और एच में से एच, तो ये भी आउट। तो अब जो टूर्नामेंट खेलेंगे वो कौन कौन सी टीम खेलेंगी, ए सी एफ जी, ये 4 टीम ही खेलेंगी। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, अब इनका पेयर बनेगा, ये कौन सी टीम किसके संग कंपीट करेगी,
तो ए टीम compete करेगी सी के साथ, एफ टीम compete करेगी जी के साथ, क्योंकि हम पेयर में हमेशा खेलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड राउंड। ए और सी में से कंप्लीट हुआ, कौन जीता? सी, यानी कि ए आउट, अब ये आगे नहीं खेलेगा। फिर एफ और जी में से कौन जीता? हमारे पास जी, यानी कि एफ आउट, अब ये आगे नहीं खेलेगा, है ना। ये देख सकते हो आप, ए सी एफ जी। ठीक है, एक सेकेंड, ए सी एफ जी, इन दोनों में से कौन जीता? सी, तो ए हमने आउट कर दिया, अब ये नहीं खेलेगा। उसके बाद एफ और जी में से कौन जीता? जी, अब हमने एफ को आउट कर दिया कि अगले टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा। अब हम आते हैं, अब ये हो गया हमारा सी और जी के बीच में पूरा। यहाँ होगा हमारा लास्ट राउंड, यानी कि थर्ड राउंड। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो होगा विनर। सी और जी में से कौन जीता? जी, यानी कि सी आउट, तो जी हमारा हो गया विनर। तो यही सिंपल है ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड नंबर तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं। आपको सिर्फ पहले देखना है कि कौन सा इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद चार जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 12 होता तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास अपर हाफ में 6 आती है, लोअर हाफ में 6 आती है, तो 6 6। ठीक है, इवन नंबर का बहुत ईजी है। उसके बाद हम पेयर्स बना देंगे और उनके मैच करवा देंगे। आप अपने हिसाब से कोई सी भी टीम जितवा सकते हो, बट अगर हाँ उसमें दे रखा है कि इस टीम को जीतना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो ये तो हो गया हमारे इवन नंबर का। अब सबसे मुश्किल प्रोसीजर, यानी कि ऑड नंबर का प्रोसीजर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत नर्वस होकर सुनना। अगर अभी तो एग्जाम का प्रेशर नहीं है खैर, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके चलना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है ना, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। बहुत इजी 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 इजी। ठीक है, नर्वस नहीं होना। इसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, 1 3 7 9 सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ऑड नंबर। अब हमारे पास टोटल टीम हमें दी गई है इसमें ऑड नंबर में 21। ठीक है, टोटल टीम। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि हमें अपर हाफ और लोअर हाफ निकालना है, जैसे कि हमने इवन में निकाला था, तो हमने क्या किया था, अपर हाफ और लोअर हाफ में क्या कहते हैं, हमने टोटल नंबर ऑफ टीम ली थी 8 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया था 4। तो हमारे पास अपर हाफ में भी 4 आ गई थी, लोअर हाफ में भी 4 आ गई थी। बट ऑड नंबर में ऐसे नहीं हो सकती। ऑड नंबर में हमारे पास हमेशा ज्यादा रहता है, तो हम उसको ऐसे से नहीं बांट सकते, तो उसका फॉर्मूला होता है। तो अपर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी टीम थी, 21। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, हमें कितनी टीम दी गई है, नंबर ऑफ टीम इक्वल्स टू n, और इसमें हम करेंगे +1/2। अब हमने इसमें +1/2 किया तो आंसर क्या आया, 22/2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। तो हमारे पास अपर हाफ की टीम आ गई। हमारे पास टोटल टीम है 21, अपर हाफ में हम कितनी टीम रखेंगे, 11, सिर्फ 11 टीम। उसके बाद हमारे पास आता है लोअर हाफ। ठीक है, अब लोअर हाफ में कितनी टीम आएंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1। n हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारा कितना है 21 -1/2। तो 21 -1/2 क्या हो गया, 20/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या बना हमारे पास 10। तो अब हमारे पास टीम आ गई, अपर हाफ की हमारे पास आ गई 11, लोअर हाफ की हमारे पास आ गई 10। तो ये फॉर्मूला था अपर हाफ का, n+1 वाला, n-1 वाला फॉर्मूला है लोअर हाफ का। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 टीम आ चुकी है, अपर हाफ में 11 और लोअर हाफ में 10। अब बात की बात, अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ बाइज। अब नंबर ऑफ बाइज कैसे आते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ 32 लिखा है, 32 ही क्यों आया, कोई और नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम बाइज निकालने के लिए यहाँ पे रखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2। अब 2 की उतनी हाईएस्ट पावर लेनी है हमें जितना हमारा नंबर ऑफ टीम है। ठीक है, जैसे हमारा नंबर ऑफ टीम है 21, तो हम 21 से ऊपर लेंगे हाईएस्ट पावर। अब 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 2 जा 4। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 32। ठीक है, देखो 2 की पावर 2 कैसे हमने निकाली, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 की पावर की यानी कि हम 2 को 3 बार डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे वैसे आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास 2 की पावर। अब हम इसमें देखेंगे 21 किस में फिट हो रहा है।
अब जैसे कि आप देख सकते हो 4 के अंदर तो 21 फिट नहीं हो रहा, 8 के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि ये छोटे हैं उससे, 16 के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि ये भी छोटे हैं उससे, बट हाँ 32 के अंदर हो जाएगा क्योंकि 32 21 से बड़ा है ना, और हाईएस्ट पावर भी है 2 की, तो 2 की हमने हाईएस्ट पावर ले ली 32, यानी कि 2 की पावर 5 32। उसके बाद हम इसको करेंगे माइनस हमारी नंबर ऑफ टीम को, इसमें हमने माइनस किया नंबर ऑफ टीम, तो क्या आया हमारे पास 11। अब हम देंगे अपनी टीम में 11 बायस, ठीक है, अपर हाफ आ गया हमारे पास, लोअर हाफ आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ बायस आ गया, नंबर ऑफ बाय हमारे पास है 11। नंबर ऑफ बाय कैसे आया, सॉरी पहले हम देखते हैं अपर हाफ हमने कैसे किया, अपर हाफ हमने किया n+1, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम +1 अपॉन में 2, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा अपर हाफ, कि हम अपर हाफ में कितनी टीम रखेंगे। उसके बाद लोअर हाफ का होता है n-1 अपॉन 2, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे लोअर हाफ में कितने आए, फिर हमें देखना है नंबर ऑफ बाइस कितने आएंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस 21, चाहिए मतलब हमारे पास 21 टीम्स है ना, 21 लिखेंगे हम, अगर हमारे पास 13 होती है या 17 होती है तो हम उससे बड़ा लिखते हैं, ठीक है, अगर हमें 13 होती है तो हम 16 लिखते हैं क्योंकि 13 16 के अंदर इंक्लूड हो जाता है क्योंकि वो 16 से बड़ा है। 17 आता तो हमारे पास फिर भी 32 ही आता क्योंकि 17 16 के अंदर इंक्लूड नहीं होता, 16 बहुत बड़ा है 17 से, ओ सॉरी 16 छोटा है 17 से, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ बाइस भी आ गया कि हमें 11 बाइस देने हैं टीम के अंदर। अब हमें देखना है कि हम अपर हाफ में कितनी बाइस देंगे और लोअर हाफ में कितनी बाइस देंगे। तो बाइस इन अपर हाफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NB-1 अपॉन 2, NB मतलब नंबर ऑफ बाइस, हमारे पास नंबर ऑफ बाय क्या है 11, ठीक है, तो 11-1 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास 5 बाइस, क्योंकि 11-1 करेंगे हमारे पास 10 अपॉन 2 आएगा और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बाय आ जाएगा, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास अपर हाफ में कितने बाइस आने चाहिए, हमारे पास अपर हाफ में आने चाहिए 5 बाइस, ठीक है। कैसे, नंबर ऑफ बाइस -1, नंबर ऑफ बाय हमारे थे 11 -1 अपॉन 2, 11 में -1 करेंगे इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बाय, ये हो गया हमारा अपर हाफ का बाय कि हमें अपर हाफ में से 5 बाय देने हैं। अब इसके बाद लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है, सॉरी प्लस होगा, नंबर ऑफ बायस +1, 11 + 1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बाइस। अब हमारे पास अपर हाफ की टीम आ गई, हमारे पास अपर हाफ में कितनी टीम है, लोअर हाफ में कितनी टीम है, हमें टोटल कितने बाइस देने हैं, ठीक है। अब अपर हाफ में कितने जाएंगे, लोअर हाफ में कितने जाएंगे, तो ये सब आ गया हमारे पास। अब ना हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम टोटल राउंड ऑफ मैच कितने रखेंगे, हमारे पास टोटल कितने राउंड होने चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं एक सेकेंड रुक जाओ, वेट, अपर हाफ की टीम निकाल ली हमने, लोअर हाफ की टीम निकाल ली हमने कि दोनों में हम कितने डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे नंबर ऑफ बाइस निकाल सकते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने आएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अपर हाफ में कितने बाइस देंगे, लोअर हाफ में कितने बाइस देंगे। अब टोटल मैचेस हमारे पास आ गए हैं, हमने यहाँ पे पिक्चर बना रखा है पूरा। अब हम देखते हैं कितने राउंड्स होंगे और कैसे हम बाइस बांटेंगे। तो बाइस का ना रूल होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बाइस का क्या रूल होता है। बाइस का रूल होता है कि सबसे पहले हम बाय देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को। कौन सी टीम को, लोअर हाफ की लास्ट टीम। फिर उसके बाद हम सेकंड बाय देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। फिर उसके बाद हम बाय देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड देन अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो होता रहेगा। जब हम लोअर हाफ की सबसे पहले हम देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, फिर अपर हाफ की लास्ट टीम को, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा बाय बांटने का तरीका। तो जैसे कि अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, हमारे पास टोटल टीम है 21, ठीक है। हम सबसे पहले बाय कहाँ देंगे, लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो ये हमने दे दिया लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाय, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले हम देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को, उसके बाद हम देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को।
अब हम जाएंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम के पास। अपर हाफ की फर्स्ट टीम को हमने बाय दे दिया। अब हमारे पास 2 बाय हम दे चुके हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल बाय कितने थे? 11। हमारे पास टोटल बाय थे 11, ठीक है। इसमें से हम 2 दे चुके हैं। अब हमारा बाद का, फिर उसके बाद हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। वेट, हमने कितनी टीम बांटी थी टोटल? अपर हाफ में हमारी कितनी टीम थी टोटल, याद है आपको? 7, है ना। फिर लोअर हाफ में हमारी कितनी टीम थी, है ना, ये सब। तो उसके बाद हम देंगे, जैसे कि हमने दिया पहले लास्ट को, फिर फर्स्ट को, फिर फर्स्ट को, फिर लास्ट को, ऐसे ऐसे हमें देनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ दे दी, फिर उसके बाद हम ऊपर देंगे। इलेवन बाइस थे ना हमारे पास, 11 बाइस थे हमारे पास, है ना, जिसमें से हमने 2 दे दिए। पहले हमने लास्ट वाले को दिया, फिर हमने अपर के फर्स्ट वाले को दिया, फिर हम वापस नीचे जाएंगे तो लोअर के फर्स्ट वाले को देंगे, फिर अपर के लास्ट वाले को देंगे, है। और लोअर हाफ में हमारे पास टोटल कितनी टीम है? 10। यानी कि जब हमने एक सेकेंड, जब हमने लास्ट को दे दिया, फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, हम अपर हाफ के फर्स्ट को देंगे, फिर उसके बाद हमें वापस जाना है लोअर हाफ पे और लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को बाय देना है। ये हमारे हो गए 3 बाय। फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे अपर हाफ पे, अपर हाफ की लास्ट टीम को हम बाय देंगे, यानी कि 10 को। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। हमें पहले क्या करना होता है कि हम पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम को देंगे, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को देंगे, फिर अपर हाफ की लास्ट टीम को देंगे, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देंगे, और यही पैटर्न हमारा फॉलो होता रहेगा, है ना। और यही सिंपल इवन नंबर का बहुत ही सिंपल है, ऑड नंबर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स सिंपल। अगर आप हल्के दिमाग से इसको पढ़ो, हल्के दिमाग से इसको सोचो और अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। प्रोसीजर क्या है हमारा? हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। वेट 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 वेट, हमारे पास फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? n+1/2, है ना, ये आ जाएगा हमारा अपर हाफ। फिर आता है हमारा n-1/2, ये आ जाएगा हमारा लोअर हाफ। यहाँ पे आप कोई सी भी टीम हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको 21 ही टीम दे, 15 हो सकती है, 13 हो सकती है, 27 हो सकती है, 29 हो सकती है, ऑड नंबर की कितनी भी टीम हो सकती है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं, ये हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हो गया माइनस नंबर ऑफ टीम, है ना, या हमारे पास बाइज आ गए। इसके बाद हम अपर हाफ में कितनी बाइज देंगे, लोअर हाफ में कितनी बाइज देंगे, इसका वो हो गया। इसका फॉर्मूला ये होगा कि अपर हाफ NB-1 नंबर ऑफ बाइज -1, फिर लोअर हाफ में NB+1 नंबर ऑफ बाइज +1, ठीक है, अपॉन 2, है ना। इन सबको हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि हमें कितने बाइज कौन कौन से पार्ट में देने हैं, लोअर हाफ में कितने देने हैं, अपर हाफ में कितने देने हैं, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद हमें एक पैटर्न फॉलो करना है बाइज देने के लिए, कि जब सबसे पहले हम बाइज देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, देन अपर हाफ की लास्ट टीम को। देन मैंने बोला कि यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, लोअर हाफ की जो भी लास्ट टीम होगी, बाय देने के बाद जो लास्ट टीम होगी उसको, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम जो भी होगी, फिर उसके बाद सेम सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यही चलता रहेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी माइंड से आपको देखना पड़ेगा बस इसको, आप ज्यादा प्रेशर मत लेना इस चीज का। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, नॉक आउट टूर्नामेंट। हमने इवन नंबर का कर लिया, ऑड नंबर का कर लिया, हमने ये देख लिया कौन कौन सी टीम्स होती है हमारे पास, कौन कौन सी कम्युनिटीज होती है हमारे पास, हमने इन सबको डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। आशा करूंगी कि आप सभी फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, एंड मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।